आगे देखते हैं कि चाइनीज फाइटर जो जेट है वो देखे गए थे, तो ये इसका रीजन क्या है, क्या डिटेल्स इसकी, तो ये क्यों उन्होंने ताइवान को दिए हैं, क्या रीजन रहा है इसको देने का, कि जो चाइनीज के फाइटर जेट्स हैं एंड बोमर्स हैव एंटर्ड ताइवान एयर डिफेंस जोन विद द अनप्रेसिडेंटेड फ्रिक्वेंसी। ये देखा जा रहा था कि चाइना के जो कि फाइटर जेट्स हैं और बूमर्स हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस में, ताइवान के वायु नियंत्रण क्षेत्र के अंदर बिना किसी रुकावट के और बिना किसी समस्या के और किसी बात के एंटर करे जा रहे थे, और उनकी फ्रिक्वेंसी जो थी वो हाल फिलहाल में बढ़ती जा रही थी, यानी चाइना का जो हस्तक्षेप है वो ताइवान के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर बढ़ता जा रहा था। इस चीज को और इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए यूएस ने हार्पून सिस्टम दिया है इंप्रूव करने के लिए, किसको, ताइवान की सिक्योरिटी को, और ताइवान ने असिस्ट करा है इसको मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मिलिट्री बैलेंस को, ताकि ताइवान का जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो राजनीतिक तंत्र है वो मेंटेन हो सके और जो मिलिट्री बैलेंस है उनका वो रखे। तो उन्होंने अपने रडार सिस्टम के साथ अपने समुद्री तटों पर यानी कोस्टल लाइन के ऊपर इन हार्पून मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया है, ताकि अब कोई भी एयर सिस्टम के अंदर या फिर हमारा बेसिकली मरीन सिस्टम के थ्रू अगर कंट्री में एंटर करने की कोशिश करे तो उसे सेफगार्ड कर सके। तो वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये किस तहत चाइना जो ताइवान के ऊपर है अपना अधिकार जमाने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्यों कैप्चराइजेशन इतनी बढ़ा रहा था, तो चाइना की एक पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है कि चाइना ये शुरू से ही जाहिर करता है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं चाइना का ही पार्ट थी और उन्हें चाइना में शामिल कर लिया जाए, चाइना के अंदर था। तो इस पॉलिसी को वो नाम देते हैं वन चाइना पॉलिसी, कि ये पहले चाइना का पार्ट था, इसे अंडर सर्विलेंस में लाया जा सके और इसको काउंट कप करके एड ऑन कर लिया जाए। चाइना की इसी तीखी और पैनी नज़र को ही मद्देनजर रखते हुए उनका ताइवान पर भी हाथ चल रहा था और यूएस ने उस चीज़ पे मदद करी। तो चाइना की जो वन पॉलिसी है कि ये सारा चाइना का ही हिस्सा है, तो तिब्बत का भी जो छोटा सा रीजन है इंडिया का जो चाइना के पास है वो इसी वन चाइना पॉलिसी के थ्रू। अक्साई चीन जो हमारा है, जो चाइना ऑक्यूपाइड, जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द चाइना है, अक्साई जो चीन है हमारा, जो चाइना ने कश्मीर का छोटा सा भाग हमारा ले रखा है सियाचिन से ऊपर का अक्साई चीन, वो भी वन चाइना पॉलिसी के अंडर में ही है जो उन्होंने 62 की लड़ाई में ले लिया था। सो द वन चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज द लैंड लॉन्ग हेल्ड पोजीशन इन बीजिंग दैट देयर इज ओनली वन चाइना एंड दैट ताइवान इज ए पार्ट ऑफ दैट। तो वन चाइना पॉलिसी में बीजिंग थ्रेट ये चीज थी जो पीछे बढ़ाया था, ये बात कही गई थी और रखी गई थी कि वन चाइना पॉलिसी यानी एक चाइना के अधिकार सिस्टम या एक चाइना अधिक्षेप के अंतर्गत पूरा का पूरा चाइना एक है, और ये लॉन्ग हेल्ड पोजीशन रही है बीजिंग की कि जो ताइवान है वो एक चाइना का ही हिस्सा था जो अलग हो गया और उसे वापस उसमें शामिल कराया जाए, तो उसके ऊपर वो जो है डिफेंस यानी उसके सुरक्षा के मामलों के अंदर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर चुके थे। तो उसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए यूएस ने अपने आगे इनिशिएट दिखाया। तो अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी, चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है इनकी नीति है उसके तहत एनी कंट्री विशिंग टू एस्टैब्लिश diplomatic relations with the Beijing must acknowledge there is only one China and several all formalities with Taiwan। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत ये क्या चीज़ थी, ये वन चाइना पॉलिसी का कि कोई भी कंट्री जो है विशिंग टू एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बीजिंग, अगर कोई भी कंट्री जो है बीजिंग के साथ, जो कि बीजिंग पार्ट है चाइना का, अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करने की यानी पारस्परिक तरीके से संबंध रखने की कोई कोशिश करती है, उसे ये मस्ट भी पता होना चाहिए कि देयर इज ओनली वन चाइना एंड सेवरल और फॉर्मेलिटीज विद द ताइवान। तो एक चाइना पूरा का पूरा एक है और वो सारे के सारे पार्ट को अपने अंदर शामिल करके रहेगा, चाहे वो ताइवान का हिस्सा ही क्यों ना हो। तो बीजिंग थ्रेट में, बीजिंग के अंदर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, इसके तहत उन्होंने ताइवान के ऊपर जो है उनके एयर डिफेंस सिस्टम इनके अंदर इंटरफेयर करना शुरू करा, जिसके मद्देनजर रखते हुए यूएस ने उनको हार्पून्स दिए और उनके इंग्रेडिएंट्स जो है पार्टिसिपेशन सिस्टम या उनके इंटेलिजेंस सिस्टम आप कह सकते हैं, इस तरीके से यूएस की बढ़ती जा रही है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी से रिलेटेड पूरा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी जो आईआर पे आ रही है, क्योंकि विदेश में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, फ्रांस बायकॉट कॉल पुशेस टर्की इवन फर्दर फ्रॉम यू। फ्रांस का जो बायकॉट के ऊपर बात हो रही है टर्की के साथ, और फ्रांस का बायकॉट करा जा रहा है, उसके लिए बुलाया जा रहा है कि फ्रांस का बायकॉट करा जाए,
टर्की में इवन फर्दर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन के बावजूद भी। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, क्यों ये न्यूज़ में कि फ्रांस का बायकॉट करा जा रहा है, क्या ये चीज़ है यूरोपियन इकोनॉमीज क्यों इसके अंदर इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है कि फ्रांस का बायकॉट पे बहस चल रही है, क्या चीज़ है ये, और टर्की इसमें किस तरीके से शामिल हुआ। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कमीशन के द्वारा टर्कीज प्रेसिडेंट सपोर्ट फॉर ए बायकॉट ऑफ फ्रेंच गुड्स could be a further setback to its already stalled bid to join the EU यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन कमीशन के हिसाब से टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी अभी सपोर्ट करा है कि जो फ्रेंच के गुड्स हैं, जो फ्रांस है उसके जितने भी बनने वाले उद्योग सिस्टम के तहत जो गुड्स सर्विसेज हैं या जितने भी उनके वहाँ पे पैदावार से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका बायकॉट करा जाएगा। जैसे इंडिया में चाइना बायकॉट सिस्टम चल रहा है, इसी तरीके से टर्की ने अभी भी दिया कि फ्रांस में बनने वाले सभी गुड्स का बायकॉट किया करा जाए। और ये फर्दर सेटबैक पे है और उन्होंने इस बात पर दिया कि चाहे भले इसका उनका जो हस्तक्षेप है वो यूरोपियन यूनियन तक भी क्यों ना पहुंचे, लेकिन वो करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों टर्की के प्रेसिडेंट ने फ्रांस के गुड्स को बायकॉट करने के लिए कहा, क्या ये आईआर में चल रहा है, क्या है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर, किस वजह से ये चर्चा में देखते हैं। तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं क्या है। टर्की अप्लाई टू द जॉइन एंड देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1987। टर्की ने 1987 यानी 1987 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद इट बिगेन फॉर्मल एक्सेशन नेगोशिएबल टू द यूरोपियन यूनियन और वो EU का एक नेगोशिएबल पार्ट यानी एक EU का पार्ट बन चुका था इन 2005। हाउएवर द टॉक्स आर इफेक्टिवली सीन एज द स्टेल्ड सिंस 2016 और ये जो है यूरोपियन यूनियन का जो है टर्की पार्ट था क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज आती हैं वो उनका एक हिस्सा बन चुका है। ये फिलहाल एक परमानेंट मेंबर ना होकर टेम्परेरी मेंबर था, एक तरीके से कम्युनेंट बेड पे था और टर्की में जो है अप्लाइड कर चुका था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को 1987 पर। और इसको एक्सेशन जो फॉर्मल एक्सेशन है, जो फॉर्मल धारणा जो दी गई थी वो नेगोशिएशंस के साथ दी गई थी यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए और 2005 में इसको शामिल कर लिया गया था। अब वहाँ पर एक इफेक्टिव तौर तरीके से इनको 2016 में शामिल करा गया कि ये कुछ बात रखने के लिए और अपनी पॉलिसीज रखने के लिए एप्लीकेबल थे। So the European Commission has warned that an official boycott would breach the terms of Turkey relationship with the bloc। तो यूरोपियन कमीशन ने अभी अभी ये जो खबर है और जो स्टेटमेंट है जारी करी और उनको वार्न करा है कि जो ऑफिशियल बायकॉट है वुड बी द ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ टर्कीज रिलेशनशिप विद द ब्लॉक। कि अगर टर्की का जो स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ने के बाद जो जारी करा है उन्होंने अभी अभी वार्न करा है कि जो ऑफिशियल बायकॉट है वो एक तरीके से कानूनी माना जाएगा और ऑफिशियल ब्रीच माना जाएगा टर्म्स ऑफ टर्कीज रिलेशनशिप विद द ब्लॉक। जो टर्की का ब्लॉक के साथ रिलेशन हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशन हुआ है, अगर जो हमारे फ्रांस के जो गुड्स का बायकॉट करा जा रहा है तो टर्की को ये माना जाएगा कि जो उनके बीच में यू के साथ ऑफिशियल गैजेट साइन हुआ है, ऑफिशियल मेमोरेंडम जो साइन हुआ है, ये बायकॉट उनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा एक तरीके से कि जो टर्की है वो यूरोपियन यूनियन कमीशन का बहिष्कार कर रहा है। सो द यूरोपियन कमीशन ओवरसीज द EU एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यूरोपियन कमीशन ने EU की एप्लीकेशन प्रोसेस को यानी जो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल होने के लिए जो एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेस है उसको फर्दर रिप्लीमेंट करा है और उसको जो है फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ताकि कुछ नई पॉलिसीज़ के साथ उनको लॉन्च करा जा सके। फर्दर अमेंडमेंट एंड चेंजेस करे हैं उसमें। क्यों ये इतना न्यूज़ में, एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को, आगे इसकी पॉलिसी पढ़ते हैं क्या ये चर्चा में चल रहा है। सो ये इसका रीज़न था कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है इस्लामिक कंट्रीज जो थी उनके खिलाफ हो रही क्योंकि उनके अगेंस्ट फ्रांस के अंदर उनके प्रेसिडेंट के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई जो कि सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज़ को बहुत बुरी लगी और सभी इस्लामिक कंट्रीज़ ने फ्रांस का और जर्मनी का और बहिष्कार करा इस चीज़ के लिए और उनके गुड्स का, जो कि बहुत खल गया यूरोपियन यूनियन को और उन्होंने उनको स्पेशली थ्रेट भी दिया और वॉर्न भी करा अगर ऐसा होता है तो उनके जो टर्म्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी टूटने की कगार पर आ सकते हैं। ये हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में और ये क्या है कि इस वजह से उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी करी जिसकी वजह से सभी गल्फियन कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज़ को ये चीज़ बुरी लगी, देखेंगे डिटेल वर्जन में IR को पढ़ते वक्त। अब अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है जो हमारी इंडिया से आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या
नाउ आउटसाइडर कैन बाय द लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी तक आर्टिकल 370 के तहत क्या था, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर का जो है टेरिटरी यानी लैंड ऑफ एरिया को परचेज नहीं कर सकता उनके रेवेन्यू एक्ट के तहत या लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत। लेकिन अब जब आर्टिकल 370 और 35 अबॉलिश हो चुका है और नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख के साथ 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ है और भारत में इसे शामिल कर लिया गया है। तो अब ये एक बिल पास करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जम्मू और कश्मीर के अंदर अब बाहर के व्यक्ति भी जो हैं जमीन खरीद सकते हैं। क्या है ये, डिटेल में इसको देख लेते हैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ कि क्यों ये न्यूज़ जो है हमारी चर्चा में इस टाइम चल रही है। सो अंडर द न्यू जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, जम्मू और कश्मीर के नए विकास प्राधिकरण के एक्ट के अंदर द सेंट्रल हैज कमिटेड द टर्म परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। तो सेंटर ने एक नई चीज को ओमिट कर दिया है, सेंटर ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें से वर्ड को ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। जम्मू कश्मीर जो डेवलपमेंट एक्ट है JND एक्ट जो है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक वर्ड को ओमिट कर दिया है और वो वर्ड है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, कि सिर्फ जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के वही वहाँ भूमि खरीद सकते थे। इस चीज को वहाँ पर हटा दिया गया है और लागू कर दिया गया है कि अब बाहर का भी कोई पर्सन वहाँ पर जमीन खरीद सकता है। दिस पाव द वे फॉर इन्वेस्टर आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर टू इन्वेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी। और इस बिल के आते के साथ ही और इस एक्ट के आते के साथ ही जम्मू कश्मीर से बाहर के जो रीजन के इन्वेस्टर्स हैं अब वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इसलिए रहेगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम जल्द से जल्द वहाँ के लोगों तक पहुँच सके और वहाँ नई नई चीज़ें डेवलप हो सके। सो ये एक्ट अभी उन्होंने लागू करा। So the act enables the transfer of land in favor of a person or an institution for the purpose of promotion of healthcare, senior secondary और higher secondary specialized education in जम्मू कश्मीर। ये इसलिए एक्ट लाया गया कि इस एक्ट के थ्रू, इस कानून के थ्रू अगर कोई भी जो लैंड है जो जम्मू कश्मीर के किसी भी पर्सन के पास है, पहले वो सिर्फ उसके परमानेंट पर्सन जो है जम्मू कश्मीर के उनको ही दे सकते थे, लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक बाहर के किसी नागरिक को अपनी ज़मीन को बेच सकता है और दे सकता है स्पेशलाइजेशन प्रमोशन के लिए, किसी भी एक इम्पोर्टेंट कार्य के लिए। और वो जो इम्पोर्टेंट कार्य हो किस चीज़ के लिए, कि अगर हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम हो, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी अगर एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप करना हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो इन चीज़ों को, इन वैज्ञानिक औद्योगिकरण चीज़ों को एवं शिक्षा जगत को वहाँ जागृत करने के लिए इन चीज़ों इस रूल को लाया गया। द नोटिफिकेशन मार्क्स दैट द एंड ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट एंजॉयड बाय द लोकल पॉपुलेशन ओवर लैंड अंडर द नाउ डिल्यूटेड आर्टिकल 370। तो वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा जो स्पेशल उनका एक एक्सक्लूसिव राइट था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिर्फ उन्हीं की नागरिकता का ही काम था और वही वहाँ पर सिर्फ जमीन खरीद सकते एवं बेच सकते थे। अब आर्टिकल 370 के डायल्यूशन के बाद ये चीज खत्म हो चुकी है और कोई भी बाहर का नागरिक वहां पर जमीन खरीद एवं बेच सकता है। द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनकरेज द इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंश्योर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। और सरकार ने इस बात पे मान्यता भी दी कि वहां पर शांति, स्वास्थ्य सेवा, न्याय एवं उन्नति और प्रोस्पेरिटी मेंटेन करी जा सके उस रीजन के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वजह से इस पॉलिसी को कि कोई भी वहाँ ज़मीन खरीद के इन चीज़ों में, इन स्पेशल प्रोस्पेक्टिव वर्क में ज़मीन, इन प्रोस्पेक्टिव वर्क के रिगार्डिंग ज़मीन खरीद सकता है और आगे काम कर सकता है। द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनकरेज इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंश्योर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन अंडर द न्यू प्रोविजन। एनी आर्मी ऑफिसर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस खबर की और इस आने वाले अफेयर की, वो ये है कि इस पॉलिसी और इस नए रूल के हिसाब से अंडर द न्यू प्रोविजन आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉप कमांडर कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर द ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज। पहले ये अधिकार भारत की डिफेंस सिस्टम यानी सैन्य व्यवस्था को नहीं था। अब भारत की सैन्य व्यवस्था का कोई भी एक उच्च अधिकारी जो कि कमांडर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, वहाँ के किसी भी रीजन के एक छोटे एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया बोल सकता है और वहाँ इस्तेमाल कर सकता है उसे ऑपरेशनल और ट्रेनिंग सिस्टम के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। जो हमारी सेना व्यवस्था है और जो सैन्य सिस्टम है
उस सैन्य सिस्टम की ट्रेनिंग और ऑपरेशन पर्पस के लिए कमांडर रैंक से ऊपर का या उसके इक्विवेलेंट के पद का कोई भी अधिकारी वहां के किसी भी एक छोटे ट्रॉपिकल जोन को स्ट्रैटेजिक एरिया घोषित कर सकता है और आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए और उनके रिक्वायरमेंट के लिए उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। इस वजह से ये न्यूज़ है हमारी चर्चा में। अब ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, किस वजह से इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस वजह से क्योंकि आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये हमारा इंडिया का नक्शा है, नॉर्दर्न इंडिया का, इंडिया ये पूरा पार्ट है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर हमारा जम्मू और कश्मीर ब्रेकडाउन होता है, कश्मीर ऊपर के रीजन में। अब ये हमारा लद्दाख बन चुका है, दिस एरिया इज द लद्दाख रीजन। यहाँ पे जियाजिंग तिब्बत है, तिब्बत का रीजन है। ये पूरा पोर्शन हमारा वो है जो कि हमारा चाइना ने 62 की लड़ाई के दौरान छीन लिया था। इस पोर्शन को कहा जाता है अक्साई चीन, यानी कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द चीन। ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के द्वारा हमारा चीन ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। इसके बाद ये पूरा जो हमारा मैप है, इतना जो हमारा एरिया नजर आता है जो गिलगिट पाकिस्तान के अंदर आता है, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है। कश्मीर का वो भाग जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो गिलगित और बल्तिस्तान जो है इसी के अंदर आने वाले पार्ट है। ये कॉम्बैट एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान से भी घिरा हुआ है, अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं अक्साई चीन से भी रिलेटेड है। तो ये बहुत ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ पर भारत की सैन्य व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये, और वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को आगे डेवलप करने की, ये लॉ लाया गया और ये यहाँ पर इस तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट में रहता है। ये इस वजह से ये खबर जो है फिलहाल नाम में है। नाउ अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारी नजर आ रही है, इंडियन रेलवे लॉन्चेस ऑपरेशन मेरी सहेली। इंडियन रेलवे ने अभी एक नया ऑपरेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है मेरी सहेली। क्या है ये, क्यों न्यूज में है, इस चीज को देख लेते हैं। सो ऑपरेशन मेरी सहेली जो है, जो कि इंडियन रेलवे ने लॉन्च करा है, किस चीज के ऊपर है। मेरी सहेली जो है ये स्पेशली हमारी आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च करा गया है वीमेन सेफ्टी और सेफगार्ड्स को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द ट्रेवल बाय द रेल्स और ट्रेन्स। सो मेरी सहेली इनिशिएटिव जो है वो फोकस करता है इस एक्शन पर कि जो वीमेंस की सिक्योरिटी है वो ट्रेवलिंग के दौरान ट्रेन में सेफगार्ड रहे। और इस ऑपरेशन को गैदर करिए मिनिस्ट्री, हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे के पूरे ऑल रीजन में फॉर द प्रमोशन एंड फॉर द सेफ गार्ड्स ऑफ द वीमेन वाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रेन। द मेरी सहेली प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय द आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च करा जा रहा है। अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारी पास नजर आ रही है, विवाद से विश्वास पे बाय मार्च 31। देखते हैं क्या है इसमें खबर में इंपॉर्टेंट। सो प्यारे बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट खबर ये नजर आ रही है, विवाद से विश्वास ज्यादा बड़ा है, पे बाय मार्च 31। मार्च 31 के अंदर व्हाट इज न्यूज, न्यूज में क्यों है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर मार्केटिंग पेमेंट अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम फॉर द थर्ड टाइम बाय द 3 मंथ टू मार्च 31 to 21। गवर्नमेंट ने अभी अभी डेट को एक्सटेंड कर दिया है, डेडलाइन डेट को एक्सटेंड कर दिया है। किस प्रोग्राम और किस स्कीम के थ्रू, विवाद से विश्वास, की विवाद से ज़्यादा बेहतर है विश्वास डेवलप कर लिया जाए। और ये गवर्नमेंट ने थर्ड टाइम, तीसरे टाइम करा है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे लोकल पीपल्स के लिए कि जो मार्केटिंग पेमेंट्स वगैरह हैं वो इस स्कीम के तहत जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह पे करने हैं गवर्नमेंट को बाय द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, तो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत थर्ड टाइम गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू करा है कि 31 तारीख तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2021 की, वो अपने टैक्स पे भर सकते हैं। विवाद से विश्वास इज ए डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। विवाद से विश्वास जो स्कीम है, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे इनडायरेक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। वी हैव 2 टैक्स स्लैब सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स सीधा कर आपके ऊपर लगता है, जैसे आपका आयकर हो गया, इनकम टैक्स जो आप पे डायरेक्टली लगाता है। तो ये विवाद से विश्वास जो स्कीम है, ये डायरेक्ट टैक्स के जो अंदर आने वाले डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए लॉन्च करी जाती है। इट ऑफर्स ए कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टू द टैक्स पेयर हु पे देयर पेंडिंग टैक्सेस बाय मार्च 31। और इस स्कीम के तहत यह कि जो भी उपभोक्ता एवं अधिकारी
31 मार्च 2021 से पहले अगर अपने टैक्स रिटर्न्स को और अपनी सेटलमेंट डीड्स को भेज देता है और करता है तो उन्हें टैक्स इन्वेजन से फ्री रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसकी फर्दर जो है टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दिया है। इट इज एन एमएसटी स्कीम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, कवरिंग द डिस्प्यूट्स पेंडिंग एट द लेवल ऑफ कमिश्नर्स अपील, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड दोज इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो इस स्कीम के तहत जितने भी केसेस फाइल हुए हुए हैं इन जगहों पर जो कि डायरेक्ट टैक्स के ऊपर चल रहे हैं या डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट सिस्टम पे चल रहे हैं, तो विवाद से विश्वास प्रोग्राम स्कीम के तहत इन केसेस के अंदर भी स्पेशल सुनवाई चलेगी, जो केसेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कमिश्नर्स ऑफिस में जो चल रहे हैं इनकम टैक्स के विवाद में, उनके अंदर भी जो है विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर उन्हें स्पेशल छूट दी जाएगी। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट दोज हुज टैक्स डिमांड्स आर लोकेटेड इन डिस्प्यूट्स इन मल्टी फॉर्म। और इस टैक्स रेजिम के अंदर और इस विश्वास तहत के अंदर स्पेशली उन चीज़ों का बेनिफिट दिया जाएगा। और इस स्कीम का जो मेन काम है वो ये है कि उनको बेनिफिट दिया जा सके जो कि टैक्स डिमांड जो है whose tax demands are logged in the disputes in multiple form, जिन लोगों की जो टैक्स भरने की क्षमता थी या जो डिमांड थी वो किसी डिस्प्यूट होने की वजह से रुक गई थी, उन लोगों को स्पेशल इसमें टारगेट करा जा रहा है कि टाइम फ्रेम रहते हुए उनकी जो है ये रिज्यूम पूरी की जा सके और उनको इसका स्पेशल फायदा मिले विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारी नजर आ रही है वो आ रही है हमारी इंडिया की तरफ से। गवर्नेंस का ये सिस्टम है, गवर्नेंस के ऊपर ये न्यूज आ रही है। क्या है इस न्यूज के अंदर स्पेशल, क्यों ये चर्चा में है? ASER सर्वे 2020, एक सर्वे हुआ है भारत सरकार के द्वारा, ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। हमारी एजुकेशन रिपोर्ट जो है उसका एनुअल स्टेटस कैसा है उसके ऊपर 2020 का सर्वे हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सभी के सभी जो एजुकेशन सिस्टम वर्क हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे हो रहे हैं। क्या इस बार एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद? कैसे इस एलिमेंट्री स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर, हायर और सुपीरियर हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं और क्या उनको ड्रास्टिक फ्रेजेस में देखा गया है इस सर्वे के अंदर, इनकी रिपोर्ट पे देखा गया? क्यों ये चर्चा में एक बार देखते हैं। रिसेंटली एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करी गई है, एक सर्वे हुआ है जिसमें ये रिलीज करा गया है कि विच प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द लेवल ऑफ लर्निंग लॉस दैट स्टूडेंट्स इन द रूरल इंडिया आर सफरिंग। भारत के रूरल एरियाज में इस सर्वे के तहत ये पाया गया कि जो लेवल ऑफ लर्निंग है, सीखने की जो क्षमता का दर है, वो स्पेशली रूरल एरियाज में स्टूडेंट का बहुत गिरा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर गैजेट्स नहीं है और सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे हो रही है, कई कई जगह चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो इस बार ही ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी गिरावट देखी गई है लर्निंग ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स में, विद ए वेरिंग लेवल ऑफ एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, स्कूल एंड फैमिली रिसोर्सेज, रिजल्टिंग इन ए डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सीखने की दर में, लर्निंग एड मटेरियल्स में काफ़ी गिरावट देखी गई है और ये जारी करा गया ASER सर्वे 2020 के द्वारा एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी और रिपोर्ट फॉर्म में। इसके जो ग्लिम्स दिए गए हैं वो चार्ट के अंदर के अंदर गिवन है। ये जो हाईलाइट है इस एनुअल रिपोर्ट के, इस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के, वो कुछ गए जो इंपॉर्टेंट ग्लिम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग्स इसमें देखे गए वही है। अराउंड 5.3% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन एज 6 to 10 years are not enrolled in school this year in comparison to the just 1.8% in 2018। इस साल तकरीबन 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों में 5.5% की दर के हिसाब से गिरावट हुई है। उन्होंने स्कूल में एजुकेशन के लिए एडमिशन ही नहीं लिया है, जो कि 2018 में 1.8% था।
Around 20% of the rural children did not have textbook at the home by September. सितंबर के महीने तक चलते चलते तकरीबन 20% बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें ही अवेलेबल नहीं थी. Children do not have learning activity and those 11% had online classes. और इनमें से तकरीबन 11% बच्चों के पास पढ़ने के लिए एक sufficient एड मटेरियल और फोन भी नहीं है. Less than 36% of the rural children receive some learning material or activities from the school. Almost 75% of such schools interactions was via WhatsApp. और ये देखा गया तकरीबन 36% जो स्कूल रूरल चिल्ड्रंस हैं, जो कि गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें स्कूल की तरफ से जो है एक्टिविटीज़ और मटेरियल पहुंचा ही नहीं, मिला ही नहीं पढ़ने के लिए. और केवल 75% स्कूल के जो बच्चे थे वो किसी भी पूरे ओवरऑल क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ 75% स्कूल के बच्चों ने ही व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा अपनी एजुकेशन चेंज जो है मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करा और ट्रांसफ़र करा. क्या है ये एनुअल रिपोर्ट, इसके बारे में एक बार डिटेल में समझ लेते हैं. आइए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या है? इट इज़ ए नेशनल वाइड सर्वे ऑन द रूरल एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स. इंडिया के अंदर पूरे के पूरे नेशन के अंदर ये सर्वे करा जाता है कि रूरल एजुकेशन के हालात कैसे चल रहे हैं, गांव स्तर वगैरह पर जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राथमिक स्तर कैसे चल रहा है और उस लर्निंग से क्या आउटकम निकल के आ रहे हैं. रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स के ऊपर इस पर ध्यान देखा जाता है स्पेशली. एंड इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम फॉर द लास्ट 15 ईयर्स. और ये पिछले 15 सालों से एक स्पेशल एनजीओ के द्वारा ये सर्वे करा जाता है और उस एनजीओ का नाम है एनजीओ प्रथम. सो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के हिसाब से. इट यूजेस सेंसस 2011. ये सेंसस 2011 का इस्तेमाल करके इसकी स्टैम्पलिंग फ्रेम करी गई है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम करा गया है इस पॉलिसी का. एंड कंटिन्यूज टू बी इम्पॉर्टेंट नेशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रंस फाउंडेशंस की अक्रॉस द कंट्री. और पूरे के पूरे भारत के अंदर इम्पॉर्टेंट जो नेशनल सोर्सेज हैं और इंफॉर्मेशन हैं जो कि चिल्ड्रन की एजुकेशन के और उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, उनका स्पेशल इस सर्वे में ध्यान रख के उनकी चीज़ें देखी जाती हैं. ASER 2018 सर्वे जो करा गया चिल्ड्रन का इन द एज ग्रुप ऑफ 3 से 16 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर, इसमें इंक्लूड था ऑलमोस्ट हर रूरल डिस्ट्रिक्ट था जो इंडिया के अंदर आता है. जनरेटेड एस्टिमेटेड ऑफ फाउंडेशन रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 16 ईयर्स. 5 से 16 उम्र की वर्ष के बच्चों के जो अर्थमेटिक स्किल्स हैं और जो उनकी रीडिंग स्किल्स हैं उसके ऊपर ये जांच करके देखा गया कि इनका कितना डेवलप हुआ है और इसमें गिरावट देखी गई. और काफ़ी जगह देखा गया कि प्रॉपर अमाउंट में जो है बच्चों के पास जो चीज़ें हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स हैं, स्टडी जो वर्क है और जो गैजेट्स हैं, स्टडी एड मटेरियल्स हैं, वो पहुंच ही नहीं पाए. और 75% के बच्चों में और 36% रूरल एरियाज बैकग्राउंड के अंदर इस चीज़ में गिरावट देखी गई. अगली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो नज़र आ रही है वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे नज़र आ रही है. और ये न्यूज़ क्यों चर्चा में, एक बार देख लेते हैं. इंडिया इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस. ये तो बहुत अलग ही किस्सा हो गया. अभी पीछे हमने न्यूज़ में देखा था कि फ्रांस के जो गुड्स हैं उनके बायकॉट करने के लिए बोला गया है ताइवान के द्वारा. और ये क्यों इस तरीके से टर्की के द्वारा, टर्की के जो आपने न्यूज़ अभी पीछे पड़ी थी. और इंडिया जो है वो फ्रांस के सपोर्ट में है. इंडिया फ्रांस के सपोर्ट में खड़ा है, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ अपना जो इंटरनेशनल, अब क्योंकि इंडिया इस तरीके से बायबैक पॉलिसी कर रहा है जो कि पहले गलत जा रही थी. अब इंडिया किसी भी पर्टिकुलर एक नेशन के साथ डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर रहा. छाबर पोर्ट के इंसिडेंट के बाद इंडिया अब एक बायबैक पॉलिसी पे चल रहा है कि हर नेशन का एक इक्विवेलेंट माध्यम से ही ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा. तो इंडिया ने सपोर्ट कराया फ्रांस को. क्यों ये इस बारी चर्चा में है, एक बारी देख लेते हैं इस चीज़ को. क्या है इस न्यूज़ की खासियत? रिसेंटली इंडिया केम इनटू सपोर्ट ऑफ द फ्रांस प्रेसिडेंट हु हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय पाकिस्तान एंड टर्की फॉर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द फ्रेंच पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इंडिया ने अभी अभी बाहर निकल के आया है फ्रांस के सपोर्ट में और फ्रांस के प्रेसिडेंट के सपोर्ट में, जिसका अभी बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करा गया था पाकिस्तान और टर्की के द्वारा फॉर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द फ्रेंच पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो कि इस बात पे बहस पे आया था कि फ्रांस के जो लोग बाग हैं उनके पास जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनको क्रिटिसाइज नहीं करा जाए गल्फ इन कंट्रीज़ के अंदर. और इसके लिए पाकिस्तान और टर्की ने इनका बहुत, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है बहुत क्रिटिसाइज करा गया, उनको बहुत हस्तक्षेप करा गया. और इस चीज़ में इंडिया ने फ्रांस का सपोर्ट करा.
सो आप देख रहे हैं जो फ्रांस है मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर आता है, एंडोरा और स्पेन के बगल में है। और इसको अगर आप इसका ट्रॉपिकल रीजन देखें तो इसको एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी की जो है तटवर्ती रेखा घेरती है, इटली के बगल में है, और स्विट्जरलैंड, लुक्सेमबर्ग एंड बेल्जियम एंड जर्मनी, और इंग्लिश चैनल है जो कि सर्दर्न अमेरिका और इसको अलग करता है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। तो यानी तीन साइड से ये जो है अलग अलग तरीके से ओशनिक बेल्ट के अंदर है, फ्रॉम द फर्स्ट फेज एंड फ्रॉम द सेकेंड फेज एंड फ्रॉम द थर्ड फेज। तो ये बेसिकली तीन तरीके से घिरा हुआ है पानी से। और जो इसकी नेबरिंग कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है, इटली है, लुक्समबर्ग है, बेल्जियम है, जर्मनी है, इंग्लिश चैनल के थ्रू सेपरेटेड है सर्दर्न अमेरिका से, और एंडोरा और स्पेन है। सो इस फ्रांस के लोगों के साथ क्रिटिसाइजेशन करी जा रही है जो कि गल्फियन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्री में, उसके सपोर्ट में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा, कुछ स्टेटमेंट दी, और सभी गल्फियन कंट्रीज को बहुत गली लगी और इस्लामिक कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो गए। और यूरोपियन यूनियन में स्पेशली कहा गया कि हम जो टर्की वाले हैं, जो गल्फियन कंट्रीज हैं, टर्की ने स्पेशली उनके प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दी कि फ्रांस के सभी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाएगा, उनको कट करा जाए। और फ्रांस के इस सपोर्ट में इंडिया का जो है पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कि जो इंडिया है उनके सपोर्ट में खड़ा है। इसका की बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये न्यूज़ चर्चा में है, किस वजह से फ्रांस को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, देखते हैं बैकग्राउंड। रिसेंटली अ फ्रेंच स्कूल टीचर वाज मर्डर्ड फॉर शोइंग क्रिएचर ऑफ प्रॉफिट्स टू हिज स्टूडेंट। ये एक चीज चर्चा में इसलिए कि अभी अभी हाल फिलहाल में एक फ्रेंच के स्कूल टीचर का बहुत दर्दनाक तरीके से मर्डर हो गया था। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने कैरिकेचर्स को दिखाया प्रॉफिट मोहम्मद के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त। एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मोहम्मद का एक कैरिकेचर यानी एक प्रतिबिंब चित्र दिखाया, और इस चीज से नाराज होके कुछ ने उनका जो है मर्डर कर दिया, जो कि फ्रांस का एक स्कूल टीचर था। कंडेमनिंग द मर्डर, फ्रांस प्रेसिडेंट डिफेंडेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेक्युलर वैल्यूज। और इस मर्डर का क्रिटिसाइजेशन करते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो स्वतंत्र अधिकार है, और जो सेक्युलर वैल्यूज हैं, संप्रभुता वाली जो वैल्यूज हैं, उनको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए था। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, और उसका स्पेशली कंडेमनिंग यानी बहिष्कार किया कि ये चीज़ गलत हुई है। इन रिस्पॉन्स, और इसके इस रिस्पॉन्स में टर्की एंड पाकिस्तान एक्यूज फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ रनिंग एन एंटी इस्लामिक एजेंडा एंड प्रोवोकिंग मुस्लिम। और इसके रिस्पॉन्स में टर्की और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्यूज मान लिया फ्रांस के प्रेसिडेंट को कि वो एक बेसिकली एक प्रोग्राम चला रहे हैं, और यह उन्होंने मान लिया कि इस हिसाब से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो एक एंटी इस्लामिक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम्स को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान एंड सऊदी अरबिया, जो ईरान है और सऊदी अरबिया है, टू कंडेमनेट द कार्टून्स। और इन्होंने इसको ईरान ने और सऊदी अरबिया ने कार्टून सिस्टम को बिल्कुल कंडेमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। देयर वॉज अ कॉल टू द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड टू बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट। और उन्होंने इस बात को एक इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मुद्दा बना दिया कि ईरान को भी बोला गया और सऊदी अरबिया को भी बोला गया कि जो कार्टून सिस्टम है उसको अब कंटेमिनेट करा जाए, दिखाए नहीं जाएंगे। और एक कॉल करी और बुलाया गया कि सारे इंटायर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको फ्रेंच प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। इस चीज़ पर ये न्यूज़ जो है चर्चा में है और बहस में चल रही है। और इंडिया सपोर्ट टू द फ्रांस, ये हम पढ़ चुके हैं। सो इंडिया कंडेम्नेड द क्रिटिसिज्म ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान ऑन द फ्रेंच प्रेसिडेंट बाय कॉलिंग द क्रिटिसाइजेशन वायलेशन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल डिस्कोर्स। और इंडिया ने फ्रांस का किस बिहाव पर ये कह के साथ दिया कि इंडिया कंडेमिनेट करती है इस क्रिटिसाइज को जो कि टर्की और पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ कर रहा है और फ्रेंच प्रेसिडेंट का कर रहा है, ये कहते हुए कि ये एक तरीके का क्रिटिसाइज्म है और वायलेशन है, यानी बहिष्कार है और अपरोध है किसका? मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल डिस्कोर्स। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कुछ मुद्दे और चीजें पेश करी गई हैं, जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उनका ये बहिष्कार है, उनका ये अपरोध है और विरोध है। इंडिया ने इस बात का सहमत देते हुए जो है पाकिस्तान और टर्की का विरोध करते हुए और उनके अगेंस्ट जाते हुए फ्रांस का साथ दिया। इंडिया ऑल्सो कंडेमिनेट द मर्डर ऑफ स्कूल टीचर एज ब्रूटल टेररिस्ट अटैक। और इंडिया ने इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी दी कि जो स्कूल टीचर का बहुत बुरे तरीके से अटैक करके कंडेमिनेट मर्डर कर दिया गया, ये भी एक दर्दनाक हादसा है, ये ठीक नहीं होगा।
अगली इंपॉर्टेंट खबर आ रही है हमारे पास से, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। इंडिया और सेंट्रल एशिया जो है हमारा जो पार्ट है, जहाँ पे गल्फ एंड कंट्रीज है, उनकी एक मीटिंग होने वाली है। क्यों ये चर्चा में है, क्यों है ये न्यूज में? रिसेंटली इंडिया वर्चुअली होस्टेड, इंडिया ने अभी वर्चुअली होस्टेड करा है सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग। इंडिया और जो यहाँ पर इस पार्ट में आती है, और सेंट्रल एशिया के अंदर जो हमारा कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है, सारी गल्फियन कंट्रीज हैं, इनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी है और वर्चुअल मीटिंग हुई है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायलॉग वाज हेल्ड इन समरकंद। इसकी सबसे पहली जो मीटिंग थी वो समरकंद में हुई थी। द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, समरकंद कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान की जो है एक यूनियन टेरिटोरियल पार्ट है समरकंद जो है। द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान इन जनवरी 2019, पिछले साल जनवरी 2019 के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद नाम की जो जगह है, जो रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, उसमें ये हुई थी और इस वजह से ये इस बार चर्चा में है। भारत के साथ इनकी सेकेंड मीटिंग हुई है। अब अगली जो आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS लॉन्च करी गई इसरो के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है हमारा एक नई सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करा गया है अर्थ की ऑब्जर्वेशंस को करने के लिए। क्यों है न्यूज में? अब ये देखते हैं। इंडिया वुड लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की, अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है, अर्थ के जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं, अर्थ के ऊपर किस तरीके से जलवायु है, क्या वर्तमान चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अर्थ की एक ऑर्बिट के अंदर इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है और ऑब्जर्वेशन करी जाती है। इसके तहत एक सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा। तो इंडिया ने अभी एक लेटेस्ट इंडियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करा है एंड 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स के साथ, जहाँ की कहाँ से लॉन्च हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि नाम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, AP के अंदर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के अंदर, वहां से इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया। द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो ये व्हीकल है जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करता है, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसने हमारा लूनर एक्लिप्स जो हमारी मून पे सैटेलाइट गई थी मून की स्टडी के लिए, तो ये जो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल की मदद करते हुए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की अंडर गाइडेंस में, which launched these 10 satellites on 7th of November 2020। और ये जो है जो PSLV की मदद करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लॉन्च करेगी इन 10 सैटेलाइट को 7 नवंबर 2020 को। और किस सैटेलाइट सिस्टम से लॉन्च करेगी? ये तो हमारी सैटेलाइट्स हो गई। जो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला सिस्टम है वो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम, और जो कि ये 51वां मिशन है। आगे देख लेते हैं क्यों ये न्यूज में है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, इट इज ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इंटेंट फॉर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। इन सैटेलाइट्स को क्यों लॉन्च कराया जा रहा है? ताकि अर्थ की जो सैटेलाइट सिस्टम, भारत का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो अर्थ की ऑब्जर्वेशन में और स्ट्रांग हो, और इन सैटेलाइट की मदद से एग्रीकल्चर यानी कृषि के अंदर, फॉरेस्ट्री यानी वन उद्यान के अंदर, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर फर्दर नए चेंजेस देखे जा सके और इनको और स्ट्रॉन्ग करा जा सके। इस चीज के लिए इनको सैटेलाइट को लॉन्च करा जा रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आर द सैटेलाइट इक्विप्ड विद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। अर्थ ऑब्जर्वेशन इज द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम। इन सैटेलाइट्स के थ्रू जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं ये एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस के द्वारा करी गई हैं, और इनका स्पेशल जो लॉन्चिंग होता है इस वजह से होता है ताकि अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है, जो प्राकृतिक कंडीशन है, केमिकल और जो बायोलॉजिकल स्थिति है वो देखी जा सके और उनको एडिट्रेट करा जा सके। मैनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन सन साइक्रोनस ऑर्बिट। और जो अर्थ बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी अर्थ की ऑर्बिट्स में लॉन्च करी जा सकी हैं। जिस ऑर्बिट में इनको लॉन्च करा जाता है उसको सन साइक्रोनियरस ऑर्बिट कहा जाता है। अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट है जिसमें इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करा जाता है एंड दैट इज कॉल्ड सन साइक्रोनस ऑर्बिट। अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इंक्लूड, अदर जो सैटेलाइट्स हैं जो
लॉन्च करी गई हैं बेसिकली इसरो के द्वारा। उसमें आते हैं रिसोर्स ईसेट 2 2A, CARTOS, कार्टोसेट 1 2 2A 2B, राइसेट 1 and 2, ओशन सेट, मेगाट्रॉपिक्स, सरल एंड SC सेट, इनसेट एंड 3D एक्सेट्रा। ये सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई हैं पिछले कुछ टाइम में, अर्थ की ऑब्जर्वेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखने के लिए। यहाँ हमारा खत्म होता है करंट एनालिसिस। और जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी के साथ, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए असली और नई खबरों को। नमस्कार दोस्तों।